नमस्कार सभी को। देखिए, अभी कल हमने पढ़ा था, दो चीज़ें पढ़ी हैं बच्चों। क्या पढ़ा है? केवल अभी सेंटेंस पढ़ा है, सेंटेंस के टाइप पढ़े हैं, असर्टिव सेंटेंस हमने पढ़ा है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है, इसमें क्वेश्चन टैग। ठीक है, देखो, ग्रामर और वर्ड मीनिंग जितनी स्ट्रांग रहेगी, इंग्लिश उतनी स्ट्रांग रहेगी। दो चीज़ें हमें कमांड बनानी है, एक रूल्स पर और एक वोकैबुलरी पर। दो चीज़ों पे कमांड अगर बना ले गए तो इंग्लिश अच्छी होने लगेगी। इतना काम चलाऊँ तो हो ही जाएगी, कोई पेपर वगैरह निकाल सको। ठीक है, ठीक है। देखिए, कल हम लोग पढ़ रहे थे इम्परेटिव सेंटेंस, आज हमें पढ़ना है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में इम्परेटिव सेंटेंस में क्या पढ़ा था? कुछ नहीं, इसी को आगे बढ़ाना था हमें, है ना। इसे हिंदी में कहा जाता है आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, क्या होता है ये वाक्य आज्ञा, प्रार्थना और सलाह का बोध कराता है। ये वाक्य आज्ञा, प्रार्थना और सलाह का बोध कराता है। आज्ञा, प्रार्थना और सलाह का बोध कराता है। ठीक है भाई, बिल्कुल बेसिक है, स्टार्ट ही हुआ है बैच, है ना। आज्ञा, प्रार्थना और सलाह का बोध कराता है। ठीक है, इन वाक्यों में खास बात क्या होती है? सामान्यतः ये किसी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, किसी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। सामान्यतः ये किसी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। गुड इवनिंग सभी को। किसी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, देखो, जैसे हम कहें ओपन द डोर, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है? ओपन से। ठीक है, क्लोज द डोर किससे स्टार्ट हो रहा है? वर्ब से। तो ये हमारे इम्परेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। ठीक है, सलाह की बात हो, हेल्प द पुअर, राइट नीटली, है ना, प्लीज हेल्प मी। ठीक है, तो ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस अब आप समझ गए होंगे कि वर्ब से स्टार्ट होता है, इसमें आज्ञा का बोध कराया जाता है, सलाह का बोध कराता है और प्रार्थना का बोध कराता है। ये इम्परेटिव सेंटेंस की बात हो गई। सेंटेंस को अलग अलग जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब नरेशन पढ़ेंगे या और जगहों पर भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली नरेशन में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हर सेंटेंस का अलग अलग नरेशन बनता है। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? आशीर्वाद या इच्छा सूचक वाक्य होता है। आशीर्वाद या इच्छा सूचक वाक्य होता है। आशीर्वाद
या इच्छा सूचक वाक्य होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये सामान्यतः मे से शुरू होते हैं, है ना, या विश शब्द भी इसमें यूज़ होता है। ठीक है, मे या विश शब्द को यूज़ करते हैं, मे या विश शब्द को इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे सेंटेंस यहाँ पर बहुत देखे होंगे ऐसे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ आप सभी को, इससे क्या क्या बोध कराया जाता है। इस प्रकार के सेंटेंस से आशीर्वाद, श्राप, इच्छा, है ना, कोई कामना का बोध कराया जाता है। ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू ऑल गो टू हेल, मतलब कोई भी श्राप की बात हो, आशीर्वाद की बात हो, है ना, विश यू अ हैप्पी बर्थडे, तो ऐसे भी सेंटेंस किसी को अगर विश करते हैं तो भी हमारे वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये थोड़ा छोटा सा है। एक लास्ट है, इसी के बाद हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, इसको समझ लीजिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मय का जो बोध कराते हैं, अपनी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स का बोध कराते हैं ना। जैसे हम कहें हिंदी में, वाओ कितनी सुंदर पिक्चर है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। ठीक है, कोई भी चीज़ ऐसे कहीं, शाबाश तुम बहुत बढ़िया खेले, तो ये भी हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। मैं हिंदी में से बोल रहा हूँ, इसी को मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। जैसे ठीक है, घृणा के लिए भी होता है यूज़। ठीक है, ब्रावो, शाबाश। तो अभी तो ये शब्द हैं, ठीक है, लेकिन इन्हें मैं जोड़ूंगा जब सेंटेंस, तब ये बनेंगे। इसका यूज़ कब किया जाता है? प्रसन्नता के लिए करते हैं। इसका यूज़ कब करते हैं? दुख के लिए। इसका कब यूज़ करते हैं? घृणा के लिए। और इसका कब यूज़ करते हैं? गर्व, शाबाश, जिसका मतलब होता है वी हैव वॉन द मैच। ठीक है, एलास हिज फादर डाइड। इस प्रकार के सेंटेंस हमारे जो होंगे वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। ठीक है, ठीक है, प्रसन्नता, दुख, घृणा, आश्चर्य, गर्व, ये सब तीव्र भावनाओं का बोध कराते हैं। इनके अतिरिक्त भी व्हाट ए से भी शुरू होता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल, कार दिस इज, तो ये कैसा बना रहा है? ये भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही बन रहा है। हाउ से भी शुरू होता है, हाउ कोल्ड द नाइट इज। देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और इसमें अंतर यही होता है कि इसके लास्ट में एक्सक्लेमेशन सिंबल लगा होता है और उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है। दूसरी चीज़, ये वर्ब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद आती है, किसमें? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आती है। ठीक है, तो ये एक अंतर हो गया दोनों में, जो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समझ जाओगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी पहचान लोगे। अब ये हमारा बेसिक एक तरह से सेंटेंस के टाइप, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये सब खत्म हो गया। अब हम ग्रामर में एंटर करने जा रहे हैं। मेन जो उसका पार्ट है, पार्ट ऑफ स्पीच, भाषा के भाग। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में ये 8 तरह से डिवाइड किए गए हैं। एक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। देखो, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आसानी से समझ में आ जाएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, और एक 8वां हमारा है इंटरजेक्शन। ये 8 हमारे हैं। इंटरजेक्शन वही शब्द जो विस्मय का बोध कराते हैं, जैसे हम एलास यूज़ कर रहे थे, होरे शब्द को यूज़ कर रहे थे, है ना, ब्रावो शब्द को यूज़ कर रहे थे, है ना, तो वो हमारे क्या थे? इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन थोड़ा सा है। नाउन, प्रोनाउन। नाउन जो होता है वो आधार है किसका? प्रोनाउन का, क्योंकि नाउन की जगह यूज होने वाला शब्द प्रोनाउन है। एडजेक्टिव का आधार कौन है? नाउन और प्रोनाउन, क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है।
वर्ब थोड़ा सा इन तीनों से अलग चैप्टर है, लेकिन एडवर्ब फिर आकर जोड़ देता है, वर्ब की विशेषता बताता है और एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। ठीक है, तो अब एक कंजक्शन केवल जोड़ने का काम करता है, प्रीपोजिशन कई यूज़ प्रीपोजिशन के होते हैं, ये भी जोड़ने का ही काम करता है, नाउन और प्रोनाउन को वाक्य में आए दूसरे शब्दों से जोड़ता है, मेनली वर्ब से जोड़ता है। तो आधार ये इसका बना, और सबका आधार क्या बना, एक तरह से नाउन बना, है ना। तो इसी क्रम में हमें आगे बढ़ना है, इसी वर्ब चैप्टर में ही यहीं पर आप टेंस पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का यूज़। तो वर्ब चैप्टर सबसे बड़ा है, ठीक है, और वॉइस पढ़ेंगे और नरेशन पढ़ेंगे। ग्रामर के रूल्स जितने रटे रहेंगे उतनी अच्छी ग्रामर होती जाएगी, वर्ड मीनिंग जितनी रटे रहेंगे उतनी अच्छी इंग्लिश होती जाएगी, है ना। नहीं तो इंग्लिश एक बहुत बड़ी समस्या का विषय रहता है, और क्योंकि बेसिक हमारा कमज़ोर है तो चीज़ों को बेसिक से हमें पढ़ना पड़ता है हमेशा, है ना। छोटी चीज़ें आएंगी तो बड़ी चीज़ें अपने आप आएंगी, है ना। तो पहले आसान, फिर उसके बाद कठिन, ऐसा है ना, कठिन अपने आप आने लगता है। ठीक है, तो नाउन से शुरू करते हैं, है ना। नाउन क्या है, नाउन में पहले जान लीजिए आपको पढ़ना क्या क्या है। नाउन में आपको उसका काइंड पढ़ना है, नंबर पढ़ना है, केस पढ़ना है, और नाउन का जेंडर भी थोड़ा सा पढ़ना है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक इसमें नंबर ही है, काइंड छोटा है, केस छोटा है। बड़ा है तो जाहिर सी बात है कि इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, लेकिन पढ़ना तो थोड़ा थोड़ा सभी को है ना। तो ये 4 चीज़ें पढ़नी है, काइंड, नंबर, केस और जेंडर। नाउन की बात बच्चों करते हैं तो नाउन का मतलब क्या होता है, संज्ञा, यही ना। संज्ञा क्या होता है, किसी का नाम होता है। और बेसिक में आ जाओ, हमेशा क्लियर रहेगा। नाम क्या होता है, जिससे किसी की पहचान होती है ना। तो नाम को भी हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, जिस शब्द से किसी की पहचान होती है उसको नाम कहा जाता है ना। और हर नाम नाउन होता है। अब वो नाम किसका हो सकता है, किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, किसी वस्तु का भी हो सकता है, और किसी स्थान का भी हो सकता है। नाम किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, किसी विचार का भी हो सकता है, कोई विचार भी है तो भी वो हो गया हमारा, है ना। द्रव्य, वस्तु में सब आ गया, वस्तु में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। वस्तु में मूर्त भी चीज़ें आ जाती हैं और अमूर्त भी आ जाती हैं, तो सब इसमें समाहित हो गया, ठीक है। मूर्त का मतलब जिसको देखा छुआ जा सके, जिसको देखा छुआ जा सके वो मूर्त है, ठीक है, और जिसको देखा छुआ ना जा सके वो अमूर्त है। देखा छुआ ना जा सके वो अमूर्त है। इस तरीके से जिसको देख छू नहीं सकते वो हमारा अमूर्त है, सिंपली बन जाएगा, है ना। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले वही थोड़ा सा एग्जाम्पल भी अगर दे दूं मैं, लेकिन बस वही है, एग्जाम्पल भी किसी लड़के का नाम हो गया, किसी स्थान का नाम देख लो, ठीक है, देश का नाम देख, स्थान का नाम ये भी हो गया, है ना। प्रॉब्लम, मूर्त और अमूर्त सब आ जाएगा, मिल्क, सभी ये क्या है, नाम है, हर प्रकार का नाम। बस इतना सा डेफिनेशन आपको दिमाग में रखना है, किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम इसके काइंड पढ़ेंगे। जब इसके काइंड पढ़ते हैं तो हम 2 तरह से इसका डिवीज़न पढ़ते हैं। एक तो हमारा ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, और एक हमारा मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। ठीक है, 2 तरह के डिवीज़न हम करते हैं, एक ओल्ड ग्रामर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और एक मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। मॉडर्न ग्रामर क्या है, मॉडर्न ग्रामर का मतलब है वही जो चेंज होते हैं किसी भी भाषा को आसान बनाने के लिए, जो चेंजेस हुए उन्हीं को हम मॉडर्न ग्रामर कहते हैं। कि हमेशा इंग्लिश को हमेशा सरल, भैया किसी भी भाषा को थोड़ा सा सरल बनाने के लिए वहाँ पे जो परिवर्तन होते हैं वही आधुनिक परिवर्तन कहे जाते हैं। दोनों प्रकार से हम पढ़ते हैं, ठीक है, हमें दोनों प्रकार से पढ़ना पड़ेगा, है ना। क्योंकि इंग्लिश का इतिहास बहुत पुराना तो है नहीं, 1400 ईस्वी के आसपास
1400 से थोड़ा सा पहले ले लीजिए, जिसको सबसे पहले यूज़ करने वाले ऑथेंटिक व्यक्ति थे जिनको माना जाता अपने साहित्य में यूज़ करने वाले, तो जेफरी चौसर थे। उन्होंने सबसे पहले इसको यूज़ किया था। उसके पहले इंग्लैंड में 4 भाषाएं थीं, 4, एक ईस्टर्न थी, वेस्टर्न थी, साउदर्न थी और एक नॉर्दर्न थी। उसी में से एक क्षेत्रीय भाषा को उठा के इंग्लिश लैंग्वेज बना दिया गया। तो उसी से आगे कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें परिवर्तन होते गए, तो पढ़ते गए। ओल्ड ग्रामर का जो डिवीज़न था नाउन का, वो हमारा प्रॉपर तरीके से 5 है। एक प्रॉपर है, दूसरा कॉमन है, तीसरा कलेक्टिव है, चौथा मटेरियल है और 5वां एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये डिवीज़न है, ये 5 डिवीज़न है। ठीक है, प्रॉपर को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये जातिवाचक हो गया, और ये समूहवाचक हो गया, और ये पदार्थवाचक हो गया, और ये भाववाचक हो गया। ठीक, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, ये हमारे 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैंने इसकी हिंदी भी लिख दी आप सभी को, हाँ। लेकिन यहाँ जो डिवीज़न किए गए, तो यहाँ पहला डिवीज़न किया गया प्रॉपर, और इन सब को मिलाकर एक में रखा गया कॉमन में। फिर इन्होंने कहा नहीं, और इसको सरल बनाना है, तो इसको और सरल बनाया गया 2 तरीकों से। एक काउंटेबल डिवीज़न इसका किया गया, और एक डिवीज़न इसका अनकाउंटेबल किया गया। काउंटेबल मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल मतलब जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। प्रॉपर किया गया, कॉमन किया गया, कॉमन को 2 भागों में डिवाइड किया गया, कॉमन को 2 भागों में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। अब काउंटेबल वाले एग्जाम्पल भी यहाँ देखने पड़ेंगे। जैसे हम बॉय कहें तो काउंट कर सकते हो, गर्ल कहें तो काउंट कर सकते हो। कुछ हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी ऐसे हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे प्रॉब्लम, है ना, डिफ़िकल्टीज़, ये सब प्लूरल में यूज़ होते हैं। मतलब जिस नाउन का प्लूरल बनता है वो काउंटेबल होता ही है। ये एक बात आपको याद रखनी है, काउंटेबल अनकाउंटेबल में बहुत बड़ा डिफरेंस कर देगा ये, पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। जिस नाउन का प्लूरल आपने देखा है तो भाई उसका होता है जनरली, क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ाई के दौरान देखते, पढ़ते, सुनते हैं, या नॉर्मली पढ़ते, सुनते, देखते हैं, वही क्वेश्चन बनते हैं, है ना। अनकाउंटेबल में भी ज़्यादातर मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। कुछ इसमें एब्स्ट्रैक्ट तो अधिकतर ही आएंगे, जैसे हमने चाइल्डहुड रख दिया, बचपना। जैसे हमने ब्रेवरी रख दिया, ब्रेवरी का मतलब क्या है, बहादुर। ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो अनकाउंटेबल ही होते हैं, कुछ ही काउंटेबल होते हैं, है ना, जिनका हम प्लूरल बना सकते हैं। तो अब यहाँ इन्हें एक डिवीज़न की और ज़रूरत पड़ी। क्यों पड़ी? क्योंकि ये मिक्स हो रही थी चीज़ें, तो इन्होंने कहा 2 डिवीज़न और कर दीजिए। 2 डिवीज़न में इन्होंने एक डिवीज़न बनाया एब्स्ट्रैक्ट, इसको इन्होंने हिंदी में कहा अमूर्त, और एक किसको, काउंटेबल को, और एक डिवीज़न बनाया कंक्रीट करके, इसको हिंदी में नाम दिया मूर्त। यहाँ भी 2 डिवीज़न वही सेम, ए और सी, एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट। मूर्त का मैंने बताया था मतलब कि जिसको हम देख और छू सकते हैं वो मूर्त है, और जिसको देख और छू नहीं सकते वो अमूर्त है। तो कोई उसमें विशेष चीज़ तो है नहीं समझने के लिए, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अमूर्त हमने छाटा, तो यहाँ से 2 आ गया, प्रॉब्लम और डिफ़िकल्टीज़। ये काउंटेबल है लेकिन अमूर्त है, काउंटेबल श्रेणी के अंतर्गत अमूर्त है। ठीक है, क्योंकि गिनते हैं ना, कई समस्याएं हैं, तो कई लग गया, कई का मतलब क्या है, वो काउंटेबल। मूर्त में बॉय, गर्ल आ गया, और भी आ सकते हैं, मतलब इन एग्जाम्पल में से मैं अभी समझा रहा हूँ। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट में देखो तो चाइल्डहुड और ब्रेवरी आ जाएगा। ब्रेवरी का मतलब बहादुरी, चाइल्डहुड का मतलब बचपन, यहाँ पे मिल्क, ऑयल, ये सब हमारे अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आ गए। बन जाएगा। तो ये डिवीज़न हमारा है, ध्यान से इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ठीक है,
इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए आप सभी, ठीक है। इस तरह से डिवीजन इसका किया गया। अब हमें क्या जरूरत है, अब ये तो हमने डिटेल में पढ़ लिया काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल को, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है क्योंकि कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। बाकी भी नाउन जानना जरूरी है। कलेक्टिव नाउन से डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। चल देखते हैं, अब थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे जितना आज पढ़ पाते हैं, है ना, ठीक है। देखिए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति और स्थान के खास नाम को कहा जाता है। प्रॉपर नाउन किस में आएगा? किसी व्यक्ति और स्थान के, वस्तु नहीं इसमें, है ना, स्थान के खास नाम को प्रॉपर नेम कहा जाता है। खास नाम को प्रॉपर नेम कहा जाता है। प्रॉपर नेम कहा जाता है ना। बन जाएगा? नहीं बनेगा? बन जाएगा। वस्तु नहीं आती है इसमें, वस्तु का नाम नहीं आएगा। हाँ, वस्तु की अगर कंपनी का नाम है तब आ सकता है, जैसे रेनॉल्ड्स आपने कह दिया तो ये कंपनी है, ठीक है। सैमसंग, तो ये क्या है? कंपनी है, तो ये आ सकते हैं, लेकिन ये किसी वस्तु के नाम नहीं है। किसी वस्तु का नाम प्रॉपर नेम में नहीं रखा जाता, किसी व्यक्ति का और किसी स्थान का। जैसे आप अनिल कहें तो किसी व्यक्ति का नाम है, आप अंजू कहें तो किसी लड़की का नाम है, ठीक है। आकांक्षा कहें तो किसी लड़की का नाम, मतलब किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम। टीकमगढ़ कहें किसी स्थान का नाम, इंडिया कहें किसी स्थान का नाम, चित्रकूट कहें किसी स्थान का नाम। बात समझ में आ रही? किसी स्थान का नाम होगा तो प्रॉपर नेम होगा। इसके बारे में भी कुछ और बातें भी जान लीजिए। ये तो इसके एग्जाम्पल हो गया। इसका पहला लेटर हम कैपिटल रखते हैं, ये ध्यान रखना। कैपिटल का मतलब क्या होता है? बड़ा रखते हैं, ठीक है। कहीं भी लिखेंगे इसको, उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, ठीक। दूसरी बात इसकी याद रखनी है हमें कि इसके साथ सामान्यतः सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं? सिंगुलर ही होते हैं। भाई रवि कह रहे हो तो रवि क्या होगा? रवि तो सिंगुलर ही होगा। इंडिया कह रहे हो तो इंडिया क्या है? सिंगुलर ही है। तो इनके साथ जनरली हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। एक चीज़ और, किसी भी प्रॉपर नाउन के साथ सामान्यतः हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। कोई भी प्रॉपर नाउन होता है तो सामान्यतः उसके पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते। हाँ, विशेष कंडीशन में आर्टिकल का यूज़ किया जाता है ना। जैसे एक एग्जाम्पल बहुत पॉपुलर है, बहुत पूछा भी जाता है, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ शेक्सपियर के पहले द लग रहा है, लेकिन कंडीशन ये विशेष है तब लग रहा है। हालांकि इस पे जो है हम लोग चर्चा करेंगे अभी आगे चल के, आर्टिकल में डिस्कस करेंगे विधिवत, लेकिन ये ध्यान रखना है कि सामान्य स्थिति में प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई हमारी, आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। अगली बात हमें ध्यान रखनी है कि गॉड शब्द जो होता है ना, वो प्रॉपर नाउन में रखा जाता है। गॉड शब्द जो होगा हमारा, ये प्रॉपर नाउन में रखते हैं हम, है ना, प्रॉपर नेम में, ठीक है। इसलिए इसके पहले द का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, ना ही इसका प्लूरल बनाते हैं। ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर नाउन की बात हो गई, ठीक है। ऑनलाइन में थोड़ा सा अच्छी स्पीड आ जाती है पढ़ाने में, है ना। तो आज कॉमन नाउन, ये क्या होता है? ये वह नाम होता है जो किसी वर्ग, किसी जाति और किसी श्रेणी के समस्त व्यक्तियों या वस्तुओं का समान रूप से बोध कराता है। किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी श्रेणी के समस्त का समान रूप से बोध कराता है। समान रूप से बोध कराने का मतलब क्या है? जैसे आपने कहा बॉय, तो बॉय क्या कर रहा है? बॉय समान रूप से सबका बोध करा रहा है। गर्ल समान रूप से सबका बोध करा रहा है। सिटी समान रूप से सबका बोध करा रहा है। कंट्री समान रूप से सबका बोध करा रहा है। किंग समान रूप से सबका, सभी राजाओं के लिए यूज़ हो रहा है। लेकिन इसी में पार्टिकुलर किसी का यूज़ कर लें, अशोक का, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नेम हो गया। किसी लड़की का नाम यूज़ कर लें, अंजू, प्रॉपर नेम हो गया। ऐसे ही किसी देश का नाम यूज़ कर लें तो प्रॉपर नेम हो गया। तो ये क्या होता है? ये सबका समान रूप से या सबको समान रूप से दिया जाने वाला नाम है।
सिंपल सी परिभाषा है इसकी। सबको समान रूप से दिया जाने वाला नाम है, तो बहुत इजी है ये भी बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, अब कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन होता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा क्या है? समूहवाचक संज्ञा ये किसी समूह का बोध कराता है, सीधी सीधी सी बात है, ये किसी समूह का बोध कराता है, ये किसी समूह का बोध कराता है। ठीक है, चलिए इतना आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, है ना, इस पर कल चर्चा करेंगे, और इतना पढ़ाया गया उतना रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा, बढ़िया से रेगुलर क्लास लीजिए, पढ़ते चलिए, है ना। ये बाद का देखने का प्रोग्राम मत बनाएगा कि मैं बाद में देख लूँगा, अरे साथ पढ़ो, लाइव पढ़ो, टाइम निकाल के पढ़ो। पढ़ाई से महत्वपूर्ण क्या है जी? जब ज़िंदगी में कुछ मिल जाएगा तो फिर है ही सब कुछ, है ना। जब तक ज़िंदगी में नहीं पाएंगे तब कुछ तो तक नींद चैन को सबको त्याग देना है ना। मन कहीं और लग कैसे सकता है कि जब हमारी पढ़ाई है, हमारा भविष्य है, उसी से जोड़कर हमें चलना है, वही हमारे लिए उपयोगी चीज़ है, तो पहले उस काम को पूरा किया जाएगा, है ना। ठीक है, मैं भी तो और भी काम करता हूँ, तब भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो वही चीज़ है कि ज़िंदगी में इंसान को हमेशा लगे रहना पड़ता है। जो हमेशा लगा रहता है ना, एक ही मूल मंत्र है, हमेशा लगे रहना। जो हमेशा लगे रहेगा, हमें अपनी कमी पता है, उस कमी को हमें दूर करना है। कमी दूर होगी तो हम सफल हो ही जाएंगे, सीधी सी बात है, सीधा सा फंडा है भाई। जिसके समझ में आ गया, जितनी जल्दी समझ में आ गया वो उतना जल्दी आगे बढ़ जाएगा, जिसको जितना देर से समझ में आएगा उतना ही उसको टाइम लगेगा। ठीक है, और रिवीज़न सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग होती है, और रिवीज़न करते चलिए, बढ़िया रेगुलर क्लास लीजिए, निश्चित रूप से इंग्लिश अच्छी होगी ही। ठीक है, थैंक यू। कल मिलते हैं, कल की क्लास में।